शेर शाह सासाराम का एक छोटा सा जागीरदार किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत को हस्तगत कर लिया, एक बहुत ही रोचक कहानी है। इसीलिए कानून को शेरशाह के विषय में कहते हैं कि वह धूल में खिला फूल था। तो सासाराम के धूल में ये किस प्रकार से ये फूल खिला, उसकी बात हम लोग आज करेंगे। शेरशाह की विजय तो महत्वपूर्ण है ही, उससे अधिक महत्वपूर्ण उसका शासन प्रबंधन है। वो एक कुशल शासक है और उसकी जो प्रबंधकीय क्षमता है, उसका जो भू राजस्व में सुधार है, जो संचार व्यवस्था में सुधार है, जो मुद्रा प्रणाली में सुधार है, वो आगे चलकर अकबर के लिए अंग्रेजों के लिए नज़ीर साबित हुई। तो उसकी बात हम लोग अलग से करेंगे। पहले ये देखा जाए कि फरीद नामक एक लड़का कैसे दिल्ली का सुल्तान बना। शेरशाह का नाम, बचपन का नाम फरीद था। इसके पूर्वज अफगानिस्तान के रोह से भारत में आए। इसके दादा इब्राहिम शाह अशूर घोड़े के व्यापारी थे। व्यापार में बहुत लाभ नहीं हो रहा था, तो उन लोगों ने सोचा कि भारत में चलकर नौकरी कर ली जाए। उस समय भारत में अफगानों का शासन था, लोदियों का शासन था, बहलोल लोदी शासक था। तो ये लोग रोह से आ गए पंजाब, जिसमें इसके दादा इब्राहिम शाह अशूर और इसके पिता हसन खां, फरीद के पिता हसन खां, ये दोनों लोग भारत आ गए पंजाब में होशियारपुर के दो जो जागीरदार थे, महावत खां और दाऊद शाहू खैल, इनके यहाँ इन दोनों लोगों ने नौकरी कर ली। महावत खां और दाऊद शाहू खैल के यहाँ इन दोनों लोगों ने नौकरी कर ली। क्योंकि ये लोग अफगान थे और अफगानों का शासन भारत में था, तो नौकरी मिल ही जानी थी। तो यहाँ ये लोग नौकरी कर लिए। बाद में ये लोग यहाँ से महावत खां और दाऊद शाहू खैल के यहाँ से ये लोग चले गए जमाल खां सारंगखानी के यहाँ नौकरी कर लिए। तो जमाल खां सारंगखानी के यहाँ ये लोग नौकरी कर लिए। वहाँ से जमाल खां सारंगखानी के यहाँ गए और यहीं जमाल खां सारंगखानी के यहाँ जब ये लोग थे, तो उस समय सिकंदर लोदी का शासनकाल था। और सिकंदर लोदी ने क्या किया कि जमाल खां का ट्रांसफ़र कर दिया पंजाब से जौनपुर का सूबेदार इसे बनाकर भेजा गया। जौनपुर आ गया। अब इसके साथ इब्राहिम शाह अशूर का निधन हो चुका था, हसन खां इसी के यहाँ था, तो इसके साथ हसन खां भी जौनपुर आ गया। हसन खां की सेवाओं से प्रसन्न होकर जमाल खां ने क्या किया कि हसन खां को बिहार में सहसाराम, खवासपुर और टाडा, सहसाराम, खवासपुर और टाडा परगने की जागीर दे दी। इन 3 परगनों की जागीर से मिल गई हसन खां को। तो हसन खां एक छोटा जागीरदार बन गया। जब ये लोग होशियारपुर थे, तो होशियारपुर में बाजवाड़ा में ये लोग रहते थे। यहीं बाजवाड़ा में 1472 ईस्वी में फरीद का जन्म हुआ। बाजवाड़ा में 1472 ईस्वी में फरीद का जन्म हुआ। फरीद हसन खां के साथ था, तो फरीद भी आ गया सहसाराम, खवासपुर, टाडा में। हसन की कई पत्नियां थीं और हसन के कुल 8 पुत्र थे। इसकी सबसे बड़ी जो पत्नी थी, उससे 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। एक तो फरीद था, दूसरा निजाम। तो हसन की कई पत्नियां हैं। तो हसन की सबसे पहली जो पत्नी थी, उससे जो पुत्र उत्पन्न हुए वो थे फरीद और निजाम। इसकी जो सबसे छोटी पत्नी थी, उससे 2 पुत्र उत्पन्न हुए, सुलेमान और अहमद। ठीक, यह जो छोटी पत्नी थी, इसका हसन खां पे सर्वाधिक प्रभाव था। ऐसा माना जाता है कि ये पहले इसकी रखैल रह चुकी थी। तो इस छोटी पत्नी का, जिसके पुत्र सुलेमान और अहमद हैं, इसका हसन खां पे सर्वाधिक प्रभाव था।
और यह फरीद और निजाम की उपेक्षा करती थी। इस उपेक्षा से ऊब कर फरीद आ गया जौनपुर। अपने भविष्य को संवारने के लिए वो सासाराम को छोड़ दिया, वहां अपना भविष्य वो नहीं देखा, वो आ गया जौनपुर। जौनपुर उस समय उत्तर भारत में शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, सिराजे हिंद बोला जाता था। यह उस समय शिक्षा का केंद्र था, यहाँ पर फरीद शिक्षा ग्रहण करने लगा। सिराजे हिंद, सिराजे हिंद। यहाँ रहकर उसने अरबी फारसी की शिक्षा ली, विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन किया, और इसी बीच जो हसन खां के जो संरक्षक हैं जमाल खां सारंगखानी, वो फरीद से प्रभावित हुए और जमाल खां ने हसन खां पे दबाव डाला कि ऐसा है कि फरीद को अपने जागीर का प्रबंधन सौंप दो। तो हसन को जमाल खां के कहने पर, जमाल खां के आदेश पर फरीद को अपने जागीर का प्रबंधन सौंपना पड़ा। 1497 से लेकर 1518 तक फरीद उस जागीर का प्रबंधन किया और बहुत ही कुशलता से इस जागीर का प्रबंधन किया। ये जो 21 साल का अनुभव है फरीद का, जमीनी अनुभव जो उसे मिला अपने जागीर के प्रबंधन के दौरान, उसी के फलस्वरूप जब वो सुल्तान बना तो भू राजस्व सुधारों को अंजाम दिया। हालांकि उसकी शुरुआत यहीं इसी काल में वो कर चुका है। अपने जागीर में भूमि की पैमाइश कराई, उपजाऊपन के आधार पर भूमियों का वर्गीकरण किया, जो वो श्रृंखल जमींदार थे उनको नियंत्रित किया, भ्रष्ट पदाधिकारियों को दंडित किया और किसानों की खुशहाली का पूरा पूरा ध्यान रखा। और इस तरह से वो बहुत कुशलता से इस जागीर का प्रबंधन करने लगा। इससे उसकी जो सौतेली माँ है वो और जलने लगी। अंततः उसे 1518 में ये जागीर छोड़ना पड़ा। 1518 में वह अपने सौतेली माँ के व्यवहार के कारण और उसके विरोध के कारण 1518 में वो जागीर को छोड़कर, उस समय शासक थे दिल्ली के सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी के दरबार में गया और अपने पिता की जागीर अपने नाम कराने का आवेदन दिया, अपने पिता की शिकायतें की। इब्राहिम लोदी उस समय इसकी बात नहीं सुना फरीद की। उसका मानना था कि एक व्यक्ति जो अपने पिता की शिकायत करता है अच्छा नहीं होगा। लेकिन बाद में इसके पिता का निधन हो गया, तब इब्राहिम लोदी को उस जागीर को इसे ट्रांसफ़र करने में कोई दिक्कत नहीं थी। तब इब्राहिम लोदी ने 1520-21 में यह जागीर फरीद के नाम कर दी। सासाराम की जागीर अब फरीद के नाम हो गई। इस शाही पत्र को लेकर, शाही आदेश पत्र को लेकर फरीद अपनी जागीर में आया। जिस दौरान उसकी अनुपस्थिति के काल में इस जागीर का प्रबंधन उसका पुत्र, उसका जो भाई था, सौतेला भाई सुलेमान कर रहा था। सुलेमान ने इसका विरोध किया, लेकिन चूंकि शाही पत्र था तो सुलेमान ने क्या किया कि सुलेमान ने यहाँ जो पड़ोस का एक जागीरदार था मोहम्मद खां सूर, उससे सहायता ली और उसे मध्यस्थ बना दिया कि ऐसा है कि मोहम्मद खां सूर जो कहेंगे वो होगा। मोहम्मद खां सूर ने कहा कि ऐसा है कि जागीर का बंटवारा कर दिया जाए। फरीद ने कहा कि जागीर का बंटवारा कैसे होगा, जब शाही पत्र मेरे नाम है तो बंटवारे का कोई प्रश्न ही नहीं है। फरीद इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ। फरीद ने देखा कि मोहम्मद खां सूर का, क्योंकि वो एक बड़ा जागीरदार था, उसका दबाव फरीद पे ज़्यादा हो रहा था, तो उसने दक्षिणी बिहार के जो उस समय शासक थे बहरा खां लोहानी, उनकी सेवा में चला गया। तो फरीद यहाँ से बहरा खां लोहानी की सेवा में आ गया, जिससे कि मोहम्मद खां सूर का प्रभाव उस पर दबाव न पड़े। तो फरीद आ गया बहरा खां लोहानी के यहाँ 1522 में। फरीद आ गया बिहार, दक्षिणी बिहार के बहरा खां लोहानी की सेवा में आ गया। बहरा खां लोहानी ने उसे अपनी सेवा में लिया। अपने पुत्र जलाल खां का उसे
जलाल खां का उसे शिक्षक नियुक्त किया और आगे चलकर ये डिप्टी गवर्नर बन गया फरीद। तो दक्षिणी बिहार में अपनी अच्छी स्थिति फरीद ने बना ली। तो इससे क्या हुआ कि जो पड़ोसी जागीरदार थे उनका दबाव समाप्त हो गया। तो अपनी जागीर का यहीं दक्षिणी बिहार में रहते हुए वो अपनी जागीर का प्रबंधन भी कर रहा था। इसी बीच क्या हुआ कि फरीद कुछ समय के लिए अपनी जागीर में चला गया। तब यहाँ इनके बहरखा लोहानी के दरबार में जो लोहानी सरदार थे या अन्य जो अफगान सरदार थे जो कि फरीद को अपना प्रतिद्वंदी मानते थे, क्योंकि फरीद कम समय में इतनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा था, तो इससे अन्य सरदार जलते ही होंगे, ये स्वाभाविक है। तो उन लोगों ने बहरखा लोहानी का कान भरना शुरू किया। कान क्या भरा? क्योंकि इसी बीच 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और इस पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुए, मारे गए। जब इब्राहिम लोदी मारे गए तब बहरखा लोहानी ने क्या किया कि अपने को मोहम्मद शाह के नाम से स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। मोहम्मद शाह के नाम से स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। 1527 में इब्राहिम लोदी के जो भाई थे महमूद खां लोदी, जो कि जिनका साथ राणा संग्राम सिंह दे रहे थे, तो ये पराजित हुए। अब ये महमूद खां लोदी दिल्ली सल्तनत के अपने को दावेदार के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। तो सरदारों ने ये कान भरना शुरू किया कि ऐसा है कि फरीद महमूद खां लोदी के संपर्क में है और महमूद खां लोदी सुल्तान बन जाएगा तो आप अपने को जो स्वतंत्र सुल्तान घोषित किए हैं इस पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो बहरखा लोहानी ने क्या किया कि फरीद को अपने यहाँ से हटा दिया। अब फरीद कहाँ जाए? तो फरीद 1527 में आ गया और हटाए नहीं, इसकी जागीर जो कि मोहम्मद खां शूर जो कि पड़ोसी जागीरदार था उसको मध्यस्थता का कार्य सौंप दिया कि तुम जो है उस जागीर का फैसला कर दो, सुलेमान और फरीद में जो झगड़ा है उसका फैसला कर दो। तो उसने क्या किया कि बंटवारे की बात कही। फरीद अब भी बंटवारे की बात नहीं किया, बंटवारा नहीं माना। तब मोहम्मद खां शूर ने उसकी जागीर पर कब्जा कर लिया। अब फरीद के पास न अपनी जागीर है न दक्षिणी बिहार दरबार में है। तब यह जौनपुर, उस समय जौनपुर मुगलों के अधीन था, तो बरलास वहाँ का मुगल सूबेदार था। तो उससे फरीद ने संपर्क किया और इसके माध्यम से फरीद मुगल सेवा में आ गया। 1527 से 1528 तक मुगल सेवा में फरीद रहा और इसी अब तक फरीद जो है अब शेर खां बन चुका है, क्योंकि बहरखा लोहानी के यहाँ जब फरीद आया तभी शिकार के दौरान एक बार एक बाघ को उसने अकेले मार दिया। इससे प्रसन्न होकर बहरखा लोहानी ने फरीद को शेर खां की उपाधि दी थी। शेर खां की उपाधि दी थी। तो अब फरीद अब शेर खां बन गया है। 1527 से 1528 के बीच वह इनके दरबार में रहा। खानवा युद्ध के पश्चात वह मुगल सेवा में आया और 1527 से 1528 के बीच मुगल सेवा में रहा। इसी मुगल सेवा में रहने के दौरान चंदेरी युद्ध में वो बाबर के साथ भाग लिया। तो चंदेरी युद्ध में बाबर के साथ भाग लिया। बाबर ने इस अफगान को समझ लिया था, इसकी कुशाग्र बुद्धि को समझ लिया था और बाबर ने कहा था कि ये बहुत ही चालाक अफगान है और इसके मस्तिष्क पे हमने राज चिन्ह का निशान देखा है। और फरीद ने भी, शेर खां ने भी मुगल सैन्य व्यवस्था की कमजोरियों को समझ लिया। इसीलिए फरीद ने कहा कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं मुगलों को भारत से निष्कासित कर दूंगा। 1528 में खैर इस यहाँ मुगलों की सेवा में जाने का लाभ यह हुआ कि इसे अपनी जागीर बाबर के माध्यम से इसे अपनी जागीर मिल गई। 1528 में इसने मुगल सेवा छोड़ दी। फिर जो है दक्षिणी
बिहार आ गया बहरा खां लोहानी के यहाँ। बहरा खां लोहानी ने फिर अपनी सेवा में उसे ले लिया। इसी बीच 1528 में बहरा खां लोहानी का निधन हो गया। बहरा खां लोहानी का 1528 में निधन हो गया। इसकी जो विधवा थी दुद्दू बीबी, और इसका जो पुत्र था जलाल खां, जिस उसका इसकी विधवा दुद्दू बीबी संरक्षिका बनी, और शेर खां उसका वकील बना, यानी प्रधानमंत्री बना। अब शेर खां ने अपनी स्थिति भी थोड़ी सी अब सुदृढ़ करनी शुरू कर दी। अपने जो संपर्क के अफगान लोग थे उनको अच्छे अच्छे पदों पर नियुक्त किया। तो इस तरह से शेर खां ने अपनी स्थिति यहाँ दक्षिणी बिहार में रहते हुए, जलाल खां के दरबार में रहते हुए सुदृढ़ करनी शुरू कर दी। लेकिन इसी बीच जो बिहार के अफगान सरदार थे, लोहानी सरदार थे, उन लोगों ने महमूद खान लोदी को आमंत्रित कर लिया। महमूद खान लोदी खानवा युद्ध में बच गया था और वहाँ से वो इधर उधर भाग रहा था और अपने को दिल्ली सल्तनत का उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत कर रहा था। तो अफगानों ने उसे आमंत्रित किया कि ऐसा आइए और यहाँ से आप अफगानों का नेतृत्व कीजिए। और फिर क्योंकि उस समय जो मुगलों की स्थिति थी थोड़ी सी डावाडोल दिख रही थी, क्योंकि बाबर बीमार पड़ा हुआ था, हुमायूं अभी 23 वर्ष का युवक था। तो ऐसे में इन लोगों को लगा कि हम लोग मुगलों को पराजित कर सकते हैं। तो ये लोग महमूद खां लोदी को आमंत्रित किया। महमूद खां लोदी दक्षिणी बिहार आया और उसने कहा कि दक्षिणी बिहार में हमें रहने दीजिए, यहीं से हम इसका नेतृत्व करेंगे तब तक, और जब सुल्तान बन जाएंगे तो दक्षिणी बिहार फिर जलाल खां को दे देंगे। जलाल खां कुछ समय के लिए बंगाल चला गया और दक्षिणी बिहार में रहते हुए महमूद खां लोदी नेतृत्व करने लगा। हालांकि शुरू में शेर खां महमूद खां के साथ नहीं था, वो अपनी जागीर में चला गया, लेकिन महमूद खां ने उसे फिर मना लिया और शेर खां को साथ देने का दिखावा भी करना था, क्योंकि ऐसा माना जाता कि वो अफगानों के विरोध में है। तो अपने अफगान जातियों के पक्ष में होने का उसे दिखावा भी करना था, इसलिए वो महमूद खां लोदी के साथ आया और बाबर ने घाघरा के युद्ध में इन दोनों को पराजित किया। 1529 में घाघरा के युद्ध में शेर खां और महमूद खां लोदी पराजित हुए। शेर खां को बाबर की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। जलाल खां भी बाबर से मिला और उसकी अधीनता स्वीकार किया। बाबर ने जलाल खां को फिर दक्षिणी बिहार का शासक नियुक्त कर दिया। तो दक्षिणी बिहार पुनः जलाल खां को मिल गया और फिर जो है शेर खां जलाल खां की सेवा में आया और फिर यहाँ प्रधानमंत्री वकील के पद पर कार्यरत हो गया। कुछ समय के बाद दुद्दू बीबी जो जलाल खां की संरक्षिका थी, बहार खां लोहानी यानी मोहम्मद शाह की जो विधवा थी, उनका भी निधन हो गया। अब जलाल खां अल्पायु शासक था, संरक्षक का एक तरह से फरीद हो गया, शेर खां हो गया। इसी बीच जलाल खां का कान भरना शुरू किए यहाँ के जो लोहानी सरदार थे, अफगान सरदार थे, उन लोगों ने जलाल खां का कान भरना शुरू किया कि ऐसा है कि शेर खां अपनी स्थिति सुदृढ़ कर रहा है और वो जितना सुदृढ़ होगा उतने आप कमजोर होंगे, आपको हटा के खुद शासक बनेंगे। इस तरह की बातें होने लगी। उधर बंगाल का जो शासक था, बंगाल का शासक नुसरत शाह था, वो भी अपना राज्य विस्तार करना चाहता था। उसकी नज़र भी दक्षिणी बिहार पर लगी हुई थी। तो बाबर ने क्या किया, फरीद ने क्या किया कि उसका जो बहनोई था, हाजीपुर का जागीरदार था, उसको जो है अपनी तरफ मिलाने का प्रयास फरीद द्वारा किया गया। और इस बात से नुसरत शाह बहुत कुपित हुआ और उसने जो आलम हाजीपुर का जागीरदार था उस पर आक्रमण किया। वो मारा गया। उसका जो खजाना वगैरह था उस पर फरीद का अधिकार हो गया। फिर वो दक्षिणी बिहार पर आक्रमण करने के लिए आया तो फरीद ने नुसरत शाह को 1529 में पराजित किया। अब जलाल खां का कान भरा जा रहा है। अब जलाल खां ने क्या किया, उसने कहा कि देख लीजिए जो मुख्य मुख्य पद है उस पर कौन से लोग नियुक्त हैं।
तब फरीद ने कहा कि ऐसा है कि आप लोग शासन में खुद सहयोगी बनिए। इस बात को भी इन सरदारों ने नहीं माना। अंत में ये सरदार जलाल खां को लेकर, जलाल खां के जान को संकट में देखकर ये लोग इसको यहाँ से लेकर भाग गए बंगाल नुसरत शाह के यहाँ। अब दक्षिणी बिहार का एक तरह से पूरा राज्य निष्कंटक फरीद को मिल गया। लेकिन इसी बीच एक समस्या और आई। 1530 में कुछ अफगान सरदारों ने महमूद खां लोधी को फिर आमंत्रित किया। घाघरा युद्ध में पराजित होने के बाद फिर इधर उधर भटक रहा था वो, तो फिर अफगानों ने उसे आमंत्रित किया कि एक बार और प्रयास किया जाए। अब बाबर नहीं, अब हुमायूं है। महमूद खां लोधी फिर दक्षिणी बिहार आ गया। दक्षिणी बिहार से मुगलों के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व करने लगा। फिर शेर खां को अपनी जागीर में जाना पड़ा। हालांकि उसे महमूद खां लोधी ने फिर मना लिया। फिर उसके साथ रहने का दिखावा उसे करना पड़ा और ये दोनों लोग धीरे धीरे जौनपुर से आगे बढ़कर बाराबंकी तक पहुंच गए अफगान। हुमायूं को एक खबर लगी। हुमायूं इनका सामना करने के लिए आया और बाराबंकी के पास दोहरिया नामक स्थान पर 1532 में हुमायूं ने अफगानों को पराजित किया। महमूद खां लोधी और शेर खां दोनों पराजित हुए। उसके बाद महमूद खां लोधी राजनीति से ओझल हो गया, उड़ीसा चला गया और वहीं उसका निधन हो गया। तो 1532 में दोहरिया के युद्ध में हुमायूं ने शेर खां को पराजित किया। ठीक। अब 1532 में फिर जो है हुमायूं आ गया दक्षिणी बिहार। और यहीं जब 1532 में दक्षिण बिहार था, तभी हुमायूं ने क्या किया कि दोहरिया में अफगानों को शेर खां को पराजित करने के पश्चात हुमायूं ने चुनारगढ़ किले का घेरा डाल दिया और चुनारगढ़ शेर खां के नियंत्रण में था। 1530 में शेर खां ने चुनारगढ़ पर अधिकार किया था। चुनारगढ़ ताज खां के नेतृत्व में था और ताज खां का जब निधन हुआ तो उसकी जो विधवा थी लाड मलिका, उसके साथ शेर खां ने विवाह कर लिया और इस विवाह के फलस्वरूप चुनारगढ़ का किला मिला और चुनारगढ़ के किले में जो खजाना था उस पर भी शेर खां का अधिकार हो गया। तो 1530 में चुनारगढ़ पर शेर खां ने अधिकार किया। 1532 में हुमायूं ने चुनारगढ़ का घेरा डाल दिया। यहाँ इस किले पर शेर खां ने अपने पुत्र जलाल खां को नियुक्त किया था। ये घेरा लंबे समय तक चला। अंततः हुमायूं और शेर शाह में एक संधि हुई और उस संधि के तहत शेर शाह को अपने तीसरे पुत्र कुतुब खां को हुमायूं की सेवा में 500 घुड़सवारों के साथ भेजना पड़ा। एक तरह से शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार की। तो 1532 जब ये घेरा पड़ा हुआ था तभी बंगाल के जो शासक थे नुसरत खां का निधन हो चुका था। उसकी जगह गियासुद्दीन महमूद शाह वहाँ के शासक बने थे। उन्होंने इधर घेरा पड़ा हुआ है तभी वो दक्षिणी बिहार को तंग करने का प्रयास किए थे। अब इसका बदला लेने के लिए 1533 में शेर खां ने क्या किया, बंगाल पे आक्रमण किया और गियासुद्दीन महमूद को 1534 में सूरजगढ़ के युद्ध में बुरी तरह से पराजित किया। और कहा जाता है कि यह सूरजगढ़ का युद्ध नहीं हुआ होता, इसमें अगर शेर खां विजयी नहीं हुआ होता तो शेर खां शेरशाह नहीं बना होता। इस युद्ध में उसे ढेर सारा खजाना मिला, सैन्य संसाधन मिले, हाथी घोड़े तो ये सारी चीजें, ढेर सारी चीजें सूरजगढ़ के युद्ध में उसे मिली और यहीं से वो अब सुल्तान बनने का सपना देखने लगा। जब जलाल खां भाग के गया था तब तो वो हजरत आला की उपाधि धारण किया था। हजरत आला यहाँ सूरजगढ़ में विजय के पश्चात अब वह सुल्तान बनने का सपना देखने लगा। अब उसका भविष्य लगा कि हमारा भविष्य उज्जवल है क्योंकि संसाधन हो गया उसके पास। फिर 1536 में दोबारा बंगाल पे आक्रमण करना पड़ा क्योंकि मोहम्मद शाह ने पुर्तगालियों के सहयोग से शेर खां पे आक्रमण किया। हालांकि वो आक्रमण सफल नहीं हुआ और शेर खां ने 1536 में
फिर बंगाल पर आक्रमण किया और उसकी राजधानी गौड़ को घेर लिया गया। तब जाके एक संधि हुई कि मोहम्मद शाह ने शेर खां की अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन बार बार बंगाल दक्षिण बिहार को परेशान कर रहा था, तो शेर खां ने सोचा कि पहले बंगाल को निपटा लेते हैं। तो उसने 1537 में फिर बंगाल पे आक्रमण किया और बहाना क्या था कि वार्षिक रकम जो निर्धारित थी वो बंगाल नहीं दे रहा है। उसने अपने सेनापति ख्वास खां और अपने पुत्र जलाल खां को राजधानी गौड़ का घेरा डालने के लिए भेज दिया। इस बीच हुमायूं को यह खबर लगी कि शेर शाह बंगाल पे आक्रमण किया है और सूरजगढ़ का युद्ध जीत लिया, वो धीरे धीरे शक्तिशाली हो रहा है, जो कि हमें चुनौती देगा। तब हुमायूं दोबारा 1537 में चुनारगढ़ का घेरा डालते हैं। एक तो घेरा उन्होंने 1532 में डाला था और दोबारा 1537 में वो चुनारगढ़ का घेरा डालते हैं। यह घेरा एक लंबे समय तक बना रहा। हालांकि यहाँ उसने अपने पुत्र कुतुब खां को नियुक्त किया था। रूमी खां के सहयोग से, जो कि हुमायूं के तोपची थे, रूमी खां के सहयोग से ये चुनार का किला अंततः हुमायूं ने जीत लिया। एक लंबे घेरे के पश्चात 1537 में ये घेरा पड़ा था और जाकर उसने 1500 मार्च 1538 में ये किला जीता। इसके बाद हुमायूं आगे बनारस आया और बनारस जब आया तो यहाँ से शेर खां के साथ संधि वार्ता शुरू हुई। उस समय तक शेर खां लगभग पूरा बंगाल जीत चुका था। अप्रैल 1538 में उसने बंगाल की राजधानी गौड़ पर भी अधिकार कर लिया। इधर जो संधि वार्ता हुई, उस संधि वार्ता में यह तय हुआ कि शेर खां का अधिकार बंगाल और बिहार पर रहेगा। वह 10 लाख रुपया वार्षिक मुगल दरबार में भेजेगा। ये दोनों लोग लगभग मान लिए थे। तभी बंगाल का जो शासक था गियासुद्दीन मोहम्मद शाह, वो भागकर हुमायूं के यहाँ जान बचाने के लिए आया, रोया गिड़गिड़ाया। हुमायूं को दया आ गई। हुमायूं ने कहा कि नहीं, अब बंगाल का विजय करेंगे। उस संधि को मानने से हुमायूं ने इनकार कर दिया और हुमायूं बंगाल की तरफ बढ़ गया। शेर खां ने क्या किया कि अपने पुत्र जलाल खां को तेलियागढ़ में नियुक्त कर दिया। बंगाल का द्वार उसे माना जाता था। तेलियागढ़ में नियुक्त किया और कहा कि जब तक हम न कहें तब तक मुगल सेना को यहीं रोके रखो। इस बीच हम क्या करें कि गौड़ का जो खजाना है उसको पहुंचाएं रोहतासगढ़ एक सुरक्षित स्थान पर, और अपने परिवार को भी एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएं। इधर जलाल खां ने मुगल सेना को तेलियागढ़ में रोके रहा, परेशान करता रहा। और इस बीच शेर खां ने गौड़ का पूरा खजाना रोहतासगढ़ में शिफ्ट कर दिया। रोहतासगढ़ सोन नदी के किनारे पहाड़ियों पर बना एक सुदृढ़ किला था। ऐसा माना जाता है कि हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व ने उसे स्थापित किया था। एक हिंदू शासक के नियंत्रण में वो किला था। शेर शाह ने चालाकी से उस किले पर, छल से उस किले पर अधिकार कर लिया था। वहां का जो मंत्री था चूड़ामा, उसको लालच और भय दिखाकर शेर खां ने रोहतासगढ़ किले पर अधिकार कर लिया था। उसी रोहतासगढ़ किले में गौड़ के खजाना को ले जाकर उसने रखा। और जब खजाना रख लिया तब जलाल खां को कहा कि ऐसा है कि मुगल सेना को अब वहां से हट जाओ, जाने दो। बंगाल में कुछ था नहीं, मुगल सेना को कहीं कोई नहीं रोका। ये लोग गौड़ गए। वहां पे सब तहस नहस था। हुमायूं, उसका नाम जनताबाद रखा, वहां 7-8 महीने तक रुका रहा, रंगरेलियां मनती रहीं। और इस बीच शेर शाह ने क्या किया कि यहाँ से लेकर पूरा कन्नौज तक, जौनपुर होते हुए पूरे कन्नौज तक अधिकार कर लिया। अब बीच में उधर किनारे वो है बंगाल में, और ये पूरा दक्षिण बिहार वाला क्षेत्र, पूरा यहाँ से लेकर कन्नौज तक यानी कोसी से गंगा तक के पूरे क्षेत्र पर शेर खां ने अधिकार कर लिया। बाद में जब हुमायूं को शुद्ध आई कि अरे ये तो शेर खां से हम घिर चुके हैं, तो वहां से वो आगरा की तरफ अब इसी बीच हिंदाल अपने को बादशाह भी घोषित कर लिया था, तो वहां से अब चले। और 1539 में अगस्त में वो पहुंचे थे
वहाँ बंगाल, और 1539 में उन्होंने चौसा के युद्ध में शेर खान ने उसे पराजित किया। कर्मनाशा और गंगा के बीच में हुमायूं की सेना थी, और चूंकि हुमायूं वहां पहले ही पहुंच गया था, लेकिन 2-3 महीने तक शेर खां उससे संधि वार्ता के बहाने समय व्यतीत करता रहा। शेर खां का मानना था कि अगर वर्षा ऋतु आ जाए तो जिस स्थान में मुगल सेना है वो पानी से भर जाएगा, तब आक्रमण करके इन्हें पराजित करना आसान होगा, और उसी रणनीति पे वो कार्य भी किया, और वही हुआ भी। उसने एक रात्रि ये दिखावा किया कि हम चेरों के जो नायक है, महारथ, उस पर आक्रमण करने के लिए, एक जनजाति थी चेर, उस पर आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं। मुगल सैनिकों ने उसको सही मान लिया, वो आराम से सो रहे थे। तभी रात्रि में शेर खान ने पीछे से आकर मुगलों पर आक्रमण कर दिया। किसी तरह से हुमायूं को अपनी जान बचाकर एक भिश्ती, निजाम नामक भिश्ती के माध्यम से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा, और वो आगरा गया। तो चौसा का युद्ध जून 1539 में शेर खान ने जीता, और इस युद्ध को जीतने के बाद शेर खान ने फतहनामा लिखवाया। और शेर खान चूंकि जानता था अफगानों के व्यवहार को, तो वो अफगान सरदारों की राय लेना चाहता था कि हम सुल्तान की उपाय धारण करें कि नहीं। तो उसने कहा फतहनामा लिखा जाए। अब फतहनामा लिखने के लिए शासक, किसी का शासक होना जरूरी है, शासक के नाम ही फतहनामा लिखा जाएगा। तो ईसा खान ने एक प्रस्ताव रखा कि आप सुल्तान के उपाय धारण कीजिए और फिर फतहनामा लिखा जाए। तब शेरशाह सुल्तान आदिल नाम से उसने अपना राज्याभिषेक एक तरह से किया। अब शेरशाह सुल्तान आदिल बन गया, सुल्तान आदिल की उपाधि धारण किया। अब शेरशाह सुल्तान बन गया। तो एक जागीरदार चौसा युद्ध के पश्चात सुल्तान बन गया। इसके बाद हम लोग फिर बेलग्राम कन्नौज का युद्ध, और शेर खां जब दिल्ली और आगरा का शासक बन जाएगा, तब उसकी अन्य जो विजय है उसकी बात करेंगे।